नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नया साल शुरू हुआ, लेकिन कुछ तकलीफों के साथ, कुछ दर्द के साथ, कुछ पुरानी बातों के साथ, कुछ नई बातों का रास्ता खोजते हुए। अभी दिल्ली में, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो केस था, उसको लेकर चर्चा हो रही है, काफ़ी हंगामा हो रहा है। उससे पहले कुछ और मामले हुए, उन्नाव का रेप केस का मसला हुआ, लेकिन उससे बड़ी एक घटना हुई उत्तराखंड में एंजल चकमा की। एक नौजवान लड़का जिसकी हत्या कर दी गई, जिसे मार दिया गया, चकमा था और नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करता था, नॉर्थ ईस्ट से था। बताया गया, आरोप है कि उसको चीनी समझा गया, यानी चीनी नागरिक, चाइना के नागरिक के तौर पर उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी गई, चाकू मार दिया गया, घोंप दिया गया। हालाँकि पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि जिसे रेसिज्म स्लैग कहा जाए। लेकिन वो बड़ी घटना हुई और उसके बाद त्रिपुरा में, अरुणाचल में, दिल्ली में, उत्तराखंड में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से, परिवार से बात भी की और मदद देने की बात की। लेकिन मसला सिर्फ एंजल चकमा का नहीं है। हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में, खासतौर से दिल्ली में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, अलग-अलग इलाकों में हमारे सभी राज्यों के लोग रहते हैं और किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी कारण से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। गंभीर विषय है, इसलिए हमने सोचा कि एक गंभीर व्यक्ति के साथ इस पर चर्चा की जाए। केजी सुरेश साहब हैं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। अभी इस समय जो आईएससी है, उसके हैबिटेट सेंटर जो है, उसके डायरेक्टर भी हैं। उससे पहले माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, उससे पहले आईआईएमसी में रहे हैं और पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, गंभीर बातें करते हैं। हमने कहा कि एक काम और शुरू करते हैं इस नए साल में कि प्रोफेसर साहब को परेशान किया जाए और हर हफ्ते कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा की जाए। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और नया साल आपको बहुत-बहुत मुबारक, बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ और इस बात के लिए धन्यवाद कि आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत नववर्ष की, आंग्ल नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इतनी व्यस्तता के बाद भी आप समय निकाल सकते हैं, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे एंजल चकमा को लेकर। बड़ी घटना हुई, तकलीफ हुई देश भर में। सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या मसला क्या है? यदि कहा गया कि उसको चीनी नागरिक समझ के पीटा गया, मारा गया और वो कह रहा था कि मैं चीनी नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। कैसे आप इसको देखते हैं? धन्यवाद। विजय जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ आपको कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर उसको कानून व्यवस्था से ऊपर उठकर जी, हम एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ इस मसले को समझने का एक प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यक है जी, और इसका एक इतिहास है। मेरे कई परिचय आपने बताए। एक परिचय ये भी है कि उत्तर पूर्व के विद्यार्थियों के साथ सेतु बन के कार्य करने वाला एक संस्था है माई होम इंडिया, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ वाह! और उत्तर पूर्व के विद्यार्थियों के लिए हेल्पलाइन भी चलाते हैं और भी कई कार्य हम लोग करते हैं। आपकी ज़्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर। और उत्तर पूर्व मैंने काफ़ी देखा है, करीब से देखा है, उन लोगों के साथ काम किया है, उनके उत्सवों में भाग लेता हूँ। वो लोग भी मेरे परिवार में उत्सवों के लिए आते हैं। तो अत्यंत चिंता का विषय है, लेकिन इसका क्या मायने हैं इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक शब्द जो मैं समझता हूँ कि जो बार बार इस्तेमाल किया गया, रेसिज्म का। रेसिज़्म। अव्वल बात है कि भारत में ऐसा रेस बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम किसी जैसे चीन में हैन का एक कम्युनिटी है पूरा, उनका बहुसंख्यक है, तो हैन चाइनीज कहते हैं उनको। ये जापान के जो लोग हैं वो होमोजीनस कम्युनिटीज है। हमारे में तो मिश्रित समुदाय है, सब हैं इसमें। सेंट्रल एशिया मूल के भी लोग हैं यहाँ, मंगलोइड मूल के लोग भी हैं यहाँ, अफ्रीका मूल के लोग भी हैं यहाँ। सभी जो है वो सब मिलकर भारत, लेकिन सबका डीएनए एक है, ये स्थापित हुआ है। दक्षिण एशिया में जितने लोग रहते हैं सबका मूल डीएनए एक है, ये भी स्थापित हुआ है। तो अब यहाँ मुझे याद आता है जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक था, तो मैं एक बार एजॉल गया था मिजोरम में। वहाँ हमारा एक परिसर है, वहाँ गया तो तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री लालथन हावला साहब थे। तो उन्होंने चाय पर बुलाया
तो चाय पर बातचीत करते हुए उन्होंने एक प्रकरण सुनाया कि वो कहीं दिल्ली में कहीं गए थे, किसी से मिले, तो उन्होंने कहा कि यू डोंट लुक इंडियन। तो उन्होंने पलट के पूछा कि हाउ डज एन इंडियन लुक लाइक। ये इंडियन, उन्होंने मुझसे भी पूछा, सुरेश जी प्लीज टेल मी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये इंडियन देखने में कैसा लगता है? आप चाइनीज का बता सकते हैं, आप कोरियन का बता सकते हैं, आप जापानी का बता सकते हैं, हिस्पैनिक का बता सकते हैं, निग्रो का बता सकते हैं, लेकिन इंडियन क्या है? तो इंडियन हर रंग रूप में आपको मिलेगा, हर जो है कदकाठी में मिलेगा आपको, लंबे चौड़े, गोरे गिट्ठे हैं, सांवले, हर हैं। तो आप एक भारतीय को कैसे कहेंगे? तो फिर ये एथनिक वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ, रेशियल का तो कोई, वो रेशियल होता है, अपार्थाइड हुआ था, रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका है ना, रंग भेद। तो रंग भेद का कहाँ सवाल होता है? यहाँ उत्तर में ऐसे रंग है कई लोगों के जो बहुत ही, जिसे कहते हैं सांवले हैं, तो दक्षिण में बहुत ही गोरे लोग भी मिलेंगे आपको। तो फिर ये है क्या? ये रेसिज्म है कि फेसिज्म है? कुछ चेहरे जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं, क्या ऐसा है क्या? अच्छा, ताज्जुब ये होता है कि ये उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड के इंटीरियर्स में अगर या अपर रीचेस में अगर आप जाएंगे तो वहां भी जो है यही फीचर्स आपको मिलेंगे वहां के लोगों में। है ना? तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। अब इसमें एक दो विषय मैं जरूर लाना चाहूंगा जो मैं समझता हूं कि हमको चर्चा, राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चा करेंगे तो इस पर चर्चा करने की आवश्यकता। देखिए, हमारे पाठ्य पुस्तकों में सब कुछ हमको बताया गया कि अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी, कैसे हुई थी, सब बताया गया, लेकिन हमें अपने लोगों के बारे में, अपने लोगों की संस्कृतियों के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। मैं 1900, आपको पता है मैं मूलतः दक्षिण भारत से जी। 1960 के दशक में मेरे माता पिता इधर आए थे दिल्ली में। मेरी पैदाइश परवरिश भी उसी दशक में हुई थी, पैदाइश भी और पैदाइश परवरिश दिल्ली में ही। उस 70 के 80 के दशक में जब मैं दिल्ली में बड़ा हुआ तो एक शब्द मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी जो मेरे लिए संगी साथी हाँ, वो उपयोग करते थे, वो था मद्रासी। जबकि मैंने जीवन में कभी मद्रास देखा नहीं है, मेरा मद्रास से कुछ लेना देना नहीं है। मैं मूलतः केरल से हूँ और हमारी भाषा, हमारे उत्सव, त्योहार, खान पान सब कुछ भिन्न है तमिलनाडु के लोग मद्रास से, लेकिन मुझे मद्रासी बोला गया। तो ये वैसे ही हुआ कि क्योंकि हम धोती पहनते हैं, दक्षिण में सभी एक तरीके से धोती पहनते हैं, तो बिहार के लोग भी और हरियाणा के लोग भी एक जैसी धोती पहनते हैं। तो क्या बिहार के व्यक्ति को या हरियाणा के व्यक्ति को बिहारी बुलाया जाए? क्योंकि आप वो रोटी खाते हैं उत्तर भारत में, तो सभी रोटी खाने वालों को एक जैसे ही बुलाया जाए। तो इडली डोसा क्योंकि खाते हैं तो सब एक ही है, या लुंगी पहनते हैं तो वो एक ही जैसे हैं। लुंगी तो बंगाल में भी पहनते हैं, उड़ीसा में भी पहनते हैं। तो लेकिन ये परिवेश बदला। जैसे ही हम उदारीकरण होता है और हम देखते हैं कि पहले सिर्फ दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लोग आते थे, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और साइबर सिटी और बैंगलोर का विकास हुआ, सिलिकॉन वैली का, उत्तर भारत से कई लोग जाके वहां बसने लग गए, खुलने लगा सब कुछ। शिक्षा नीति ने तो आपको कुछ नहीं सिखाया, शिक्षा पद्धति में आपको कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आपके मेल मिलाप से, अपने आप से, आर्थिक कारणों की वजह से, सामाजिक कारणों की वजह से अब आप मिलने जुलने लग गए, एक दूसरे को जानने लग गए। तब आपको पता चलने लगा क्यों हमने इसके रूट कॉज में मैं गया, इसके कारण क्या हो सकता है। तो पता चला कि भाई ये 3 रियासतों को छोड़कर, एक ट्रावंकोर का रियासत केरल में, मैसूर कर्नाटक में और हैदराबाद, ये 3 रियासतों को छोड़कर जितने भी इलाके थे दक्षिण में, वो सब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। और जो लोग मद्रास प्रेसिडेंसी से आते थे वो मद्रासी। यही था बेसिक समझ।
आज आपको कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति उत्तर भारत का मद्रासी शब्द का प्रयोग करते हुए आपको नहीं सुनाई देगा। साउथ इंडियन कह देंगे, अगर ज्यादा नहीं मालूम उनको, हाँ, तो साउथ अभी भी इंडियन ज्यादा समझ नहीं पाए हैं, फर्क उनको ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन वो कहते हैं साउथ इंडियन है। अब आपस में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों में विवाह भी होने लग गए, अन्य सामाजिक संबंध भी बनने लग गए हैं, तो वो अपनी जगह है। तो अब आप सोचिए कि उत्तर पूर्व के लोगों को तो और देर लगी, जब वहां पढ़ाई के लिए वो लोग बाहर निकलने लग गए और यहाँ के लोग वहां उद्योग और बाकी के संबंध में जाने लग गए, तब जाके हमने देखा हमारे उत्तर पूर्व के बच्चे जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ गए, होटल इंडस्ट्री में आ गए, सिविल एविएशन में आ गए। कम से कम पढ़े लिखों में ये बदलाव आज दिखता है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि पहले वो लोग उत्तर पूर्व से आके अगर कुतुब मीनार या लाल किले देखने के लिए जाते थे तो उनको कहा जाता था आप फॉरेनर के लाइन में खड़े रहिए जी। लेकिन आज कोरिया और जापान का व्यक्ति अगर लाइन में खड़ा होता है विदेशियों के लाइन में, तो उससे कहा जाता है कि अरे भाई तुम तो मिजोरम से हो, इधर आ जाओ। इधर आ जा। अब हमको विदेशी जो थाईलैंड और कोरिया और अन्य देशों के लोग भी जो मंगलोइड फीचर वाले हैं, हमको लगते हैं कि भारतीय हैं। तो ये स्वीकार्यता तो हो गई कि ये भारतीय ऐसे भी होते हैं, इसलिए इसको रेसिस्ट कहना बिल्कुल गलत है। क्या कोई झगड़ा हुआ था? हमने यहां बहुत सारे कार्यक्रम किए जिसमें हमने देखा कि कोटला में जैसे एक दुकानदार और एक खरीदार के बीच में झगड़ा हुआ। अफसोस इस बात का था कि खरीदार अरुणाचल का लड़का था। मार पिटाई शुरू हुई और बड़ा विषय बन गया, अखबारों में कहा कि वो अरुणाचली था इसलिए उसको पीट दिया। इनको मीडिया आख्यान भी कहते हैं। हमें भी सनसनी चाहिए कुछ। अगर वो खरीदार अगर पंजाबी होता तब भी पिटता, बिहारी होता तब भी पिटता, और मद्रासी होता तब भी पिटता, लेकिन क्योंकि वो गुस्सैल था दुकानदार, उसको किसी बात पर गुस्सा आया, उसने उठा के पटकने लग गया। अब उसको तो नहीं पता ये अरुणाचल का है, नॉर्थ ईस्ट का, कहां का है, उससे झगड़ा हो गया, आपसी झगड़ा हो गया, वो हो गया। मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूं या बहुत उसका जो है जिसको आप कहते हैं ट्रिवियलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार हम मीडिया में ये जो एक झगड़ा भी हो जाता है ना किसी बात को लेकर, तुरंत अगर हम देखेंगे कि अच्छा ये दलित है, ये जो खरीदार है, और दुकानदार जो है वो सवर्ण है, तो चलो फिर उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हम लोग भी बड़े शरारती होते हैं मीडिया वाले, टीआरपी चाहिए, ज्यादा सनसनी बनाना चाहिए, तो इस दृष्टि से करते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान होता है। इसका विजय जी मुझे आपसे बताने की जरूरत है। देखिए, ये कोई कई बार इस तरीके से प्रस्तुत, मैंने काफी लेख पढ़े, उसके बाद भी आए बहुत सारे लेख, उन लेखों में कि कैसे उत्तर पूर्व को टारगेट किया गया है, उत्तर पूर्व के कुछ कुछ घटनाओं को, एक आध जो बच्चों के साथ हुआ है भेदभाव, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एक भी घटना जो है भर्त्सनीय है और उसका मैं खंडन करता हूं पूरी तरीके से, उसको जो है उसकी भर्त्सना करता हूं, और कार्रवाई होनी चाहिए और कड़े से कड़े सजा मिलना चाहिए। लेकिन क्या उत्तर पूर्व में उत्तर भारतीयों और अन्यों के खिलाफ नहीं हुआ है? क्या दंगे हुए हैं साहब, दंगे। आपके मेघालय में उनको दिखार कहा जाता है, यानी कि जो भी मेघालय के बाहर के लोग हैं, दिखार दिखार कहा जाता है, और उसके खिलाफ मूवमेंट्स हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं। उत्तर भारत में कभी उत्तर पूर्व के लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, वहां दंगे हुए हैं। मैं आपको ऐसे कई घटनाएं, मणिपुर में जो मैतेई हैं, जो नॉन मैतेई हिंदू हैं, उनको मयांग कहा जाता है, और उनके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं, उन पर हमले हुए हैं। आपके मिजोरम में वाई कहते हैं बाहरी लोगों को, हमेशा उनके खिलाफ जो है एक नफरत का माहौल बना रहता है, खासकर जो, अच्छा वो कहते हैं भाई ये तो शोषण करने आए हैं, जबकि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आप कई चीजें वहां खरीद नहीं सकते हैं, आपका इनर लाइन परमिट है, दुनिया भर के आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये किस पर टारगेट है? टारगेट
शोषण करने वाले पर नहीं है, वहां से बिहार से जो बेचारा मजदूर जा रहा है उसको टारगेट किया जाता है, उस पर हमला होता है, पिटाइयां हुई हैं, मार डाले हैं। अब ये देखिए कि मॉब अटैक्स हुए हैं पूरे के पूरे, जबरदस्ती उनको उठा के फेंक दिया गया है उनके मोहल्लों से। असम में आपने देखा होगा कि जब वो असम मूवमेंट जो हुआ था, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और दुनिया भर के, जो बाद में जाके अल्फा और दुनिया भर के एक अलगाववादी और सारा मूवमेंट जो चला, उसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स बोल के जो शुरू हुआ, वो क्या आप समझ रहे हैं बांग्लादेशियों के खिलाफ था क्या? नहीं, उसमें जो है सभी जो तथाकथित मुख्य धारा की भारत जिसको कहते हैं, मेनलैंड इंडिया जिसको कहते हैं, वहां के लोगों को टारगेट किया गया। नल्ली का मैसेकर आपको पता ही है, क्या दुर्घटना हुई थी, कितने कई 100 बंगालियों को मार दिया गया था। तो वो तो सारे के सारे बांग्लादेश से तो आए नहीं थे, उनको मार दिया गया था। तो इसलिए ये जो बाहर के लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वहां उधर अटैक हुआ है। मेघालय में तो 2020 की घटना है, मैं बता रहा हूं, इनर लाइन परमिट के इसके लिए डकार बोल के चिल्लाते हुए वहां का पूरा एक मॉब ने जो है बाहर से आए हुए मजदूरों पर हमला बोल दिया था। और 2025 में एक बंगाली अपाहिज व्यक्ति को कार्बी आंगलोंग आसाम में जो है उनको जो है मार दिया गया था कि जो भी नॉन ट्राइबल है उनको मार दिया जाए। मैं ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपको बता सकता हूं। तो इसको ये देखना कि ये हमारे पूरे भारतवर्ष में, अब हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं, क्या आपको याद नहीं है क्या बाल ठाकरे के समय में जो है साउथ इंडियंस के खिलाफ जो एक पूरा मुहिम शुरू हुआ था, और बाद में अभी भी नॉन मराठी जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं उन पर हमले हो रहे हैं। ये पूरे देश में हो रहा है। नहीं, लेकिन सर मैं ये समझना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, क्या हम इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? पहली बात ना, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं जनरलाइज मत करिए। आप ये मत कहिए कि ये मात्र उत्तर पूर्व को टारगेट किया। एक हमारे बीच में एक गलतफहमियां, एक दूसरे के प्रति एक अविश्वास, विश्वसनीयता की कमी, विश्वासहीनता, लैक ऑफ ट्रस्ट एक दूसरे पर। मैं उसी सवाल पर आना चाहता हूं, लेकिन उत्तर पूर्व के लोगों का ये क्योंकि घटना एक बड़ी हुई है, और केवल उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली का जो पूरा अपना डीयू वाला, जेएनयू वाला इलाका है, उधर का जो पूरा इलाका है, वहां पर बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे लोग वहां रहते थे। तो उनके साथ डे टू डे उनको जिस तरह से बोलने चालने की बातें, चिंकी पिंकी और चाइनीज और ये सब भी घटनाएं होती रही। अब थोड़ी कम हो गई है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। और देश में भी अलग अलग जगहों पर, इसको रेसिज्म आप शब्द मत काम में लें, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ये घटनाएं सारे देश भर में और खासतौर से दिल्ली, उत्तराखंड और इलाकों में होती रही हैं। तो इसको केवल, अब इसमें क्या होता है कि कलर कैसे आता है, जैसे आपने कहा कि भाई दलित और ब्राह्मण हो जाए या अपर कास्ट हो जाए तो वो दंगे को दलित के तौर पे लेते हैं हम लोग। हिंदू और मुसलमान यदि वो दुकानदार होता तो अब इसको सांप्रदायिक दंगे के तौर पे हम लोग ले लेते हैं कि भाई वहां पर मुसलमानों को नहीं लेने दिया। लेकिन उत्तर पूर्व में और भारत में, मतलब जो भारत का दूसरा हिस्सा है, उसमें एक फर्क ये है कि एक तो वो सारी की सारी ट्राइबल कास्ट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, स्पेशल एक तरह से एरिया भी है, स्पेशल लोग भी हैं जिनको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो उनको, और अभी तक मतलब 10-20 साल आप तो इस पूरे काम को देख रहे हैं, हम लोग उनको भारतीय नहीं मानते रहे। और ये भारतीय नहीं मानने की जो परंपरा हमारी है वो ये है, माफ कीजिए, कि जो उत्तर भारतीय हम जो लोग वो समझते वही भारत है। इसलिए जो आपने सवाल कहा था ना कि जो वहां पर मुख्यमंत्री पूछ रहे थे कि कैसे लगते हैं भारतीय, तो उत्तर भारतीय जो है वो समझते हैं भारत यह है और उसी हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए दक्षिण भारतीय होते हैं, अब मद्रासी जो है दक्षिण भारतीय हो गए, उत्तर भारतीय हो जाते हैं, बंगाली हो जाते हैं, इवन उत्तर भारत में भी बिहारी हो जाते हैं। और उत्तर भारत जो है मतलब पूर्वी में है बिहार, लेकिन फिर भी वो बंगाली है, बिहारी है, और भारतीय कौन है कि उत्तर भारत में रहते हैं। तो ये बेसिक कुछ का जो फर्क है उस पर मैं आपसे, ये गंभीर मसला है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, मैं देखिए, मैं वही कहता हूं, द अदरिंग वाला जो इश्यू है, ये जो बाहरी वाला, ये मैं समझता हूं कि सबसे घातक है हमारे समाज के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए। ये समाज में जब तक ये बाहर का है,
ये हमारे देश का नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था की भी विफलता है कि हम उसे दुनिया भर की बातें हम उसे सिखा पाए, लेकिन ये हमने उसको अपने बारे में, अपने के बारे में हमने कभी नहीं बताया। मैं समझता हूं कि मूलभूत शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से लेकर आपको यह सिखाना बहुत जरूरी है कि अपना कौन है। देखिए, एक नैरेटिव पॉलिटिकल लेवल पर हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। समाज में हम क्या अपने परिवारों में अपने बच्चों को क्या बताते हैं, ये जरूरी है ना। कुछ लोग, चंद लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश है, ऐसे बोलने वाले भी हैं, है ना। हिंदू हिंदुस्तान की बात करते हैं, है ना, वो भी बात, लेकिन वो नहीं है ना, हकीकत तो वो नहीं है। तो क्या हम अपने स्कूलों में, अपने विद्यालयों में, अपने महाविद्यालयों में, अपने विश्वविद्यालयों में, अपने घरों में हम क्या सिखाते हैं? यही तो आगे जाकर जो है वो आके हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करता है। तो इस पर एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये एंजल चकमा की घटना हम सबके लिए एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए कि आज अगर ये उत्तर पूर्व के एक बच्चे के साथ हुआ तो कल इस बात की क्या गारंटी है कि उत्तर भारत के एक बच्चे के साथ दक्षिण में या उत्तर पूर्व में नहीं होगा। तो ये अदरिंग जो है ये बहुत घातक है। ये घातक है ना, जो ये महाराष्ट्र में ये हो रहा है। बहुत घातक है और इसका महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक हर पहलू से इसका इलाज करने की आवश्यकता है। सजा जिसको मिलना है वो सजा मिलना है, लेकिन क्या सजा मिलने से मात्र कार्य काम हो जाएगा क्या? वो तो पुरजोर मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं और हम सबको करना चाहिए कि बिल्कुल जो भी इसके हमलावर हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इससे क्या ये समस्या का समाधान होगा क्या? समस्या का किस बात से समाधान होगा? समस्या का देखिए, यहां कई लोग जो बलात्कार जिन्होंने किया उनको भी सजा मिली है, लेकिन बलात्कार रुके हैं क्या? समाज की सोच में अगर परिवर्तन नहीं आएगा, मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। किसी ने कहा कि हम बेटियों से अभी भी पूछते हैं कि बेटा कहां जा रहे हो रात को, बेटों से नहीं पूछते हैं। तो वहीं से शुरुआत है ना। तो नहीं, ये समाज को भी सोचने का एक तरह से, देखिए, जब जब आपको पता है गन कंट्रोल लॉज और दुनिया भर में, यूएस में जब कभी कोई बच्चा जाके स्कूल में जाके शूटिंग करता है, पूरा समाज उठ के बैठ के जो है विचार करने लगता है कि यार कहां कमी रह गई, क्या चीज है जिसमें ऐसे एज ए सोसाइटी हमने अपने आप को जो है इतना हथियार रख लिया है, हमने हर घर में हथियार रख लिया है। क्या इसी से ये बच्चा जाके जो है डिप्रेशन में आके अपने ही सहपाठियों को जाके गोली से भून देता है? तो समाज में विचार करने की एक एक इस तरह की घटनाओं को मात्र एक कानून व्यवस्था की समस्या अपनी जगह है वो, लेकिन उससे हटकर ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय विषय है जिस पर हमको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, कि आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि अगर हम आजादी के 77 साल के बाद भी, अगर आज भी अगर हम इस तरह एक दूसरे के शक्लो सूरत देखकर भी एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, तो हम कहां जा रहे हैं इस राष्ट्रीय जीवन में, अपनी इस यात्रा में हम कहां जा रहे हैं? इस पर हमें एक राष्ट्र के नाते, यहाँ कोई दोषारोपण का नहीं है, यहाँ सिर्फ दोषारोपण की बात नहीं है, एक समाज के नाते हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी राजनीति, मतलब राजनीति ना जोड़ें तब भी, राजनीति तो महाराष्ट्र को ले लें। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति कैसे चल रही है मराठी और नॉन मराठी पर। आज महाराष्ट्र कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, तमिलनाडु में भी कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। तो वो जो 50% लोग, कौन सा प्रदेश है जो बचा हुआ है? महाराष्ट्र में 50% लोग जो नॉन मराठी हैं वो लोग रह रहे हैं। तमिलनाडु में भी 30-40% लोग रह रहे हैं जो नॉन तमिल हैं। कर्नाटका में भी है। उसके बाद भी जब पॉलिटिक्स होती है तो केवल वो होता है कि मराठी को ही होना चाहिए। अभी तो बीएमसी का चुनाव हो रहा है तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही मराठी मेयर को बनाने को लेकर हो रहा है। तो वहां जहां 50% आबादी, उस मुंबई में बहुत बड़ा योगदान है मतलब नॉन मराठीज का, लेकिन पॉलिटिक्स तो वो चल रही है। इसलिए आप देखेंगे सरदार पटेल ने जब राज्यों का गठन किया तो वो भाषाई आधार पर गठन करने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, उसके पक्षधर कभी नहीं थे वो। तो ये जो भाषाई आधार पर जो हुआ उसके अपने एडवांटेजेस जरूर रहे, भाषा का संरक्षण, एक विशेष प्रकृति के संस्कृति का संरक्षण, वो अपनी जगह रही। लेकिन जो भाषाई आधार पर राज्य बने
उसका कहीं ना कहीं हम परिणाम भी देख रहे हैं, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर मुझे एक और बात लगती है सर, कि नॉर्थ ईस्ट मतलब पिछले 20 साल पहले तक या 15 साल पहले तक तो हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पे हम नहीं देखते थे। मौजूदा सरकार की मैं तारीफ के तौर पे नहीं, लेकिन एक फैक्ट्स के तौर पे कह रहा हूं कि उसने नॉर्थ ईस्ट के अलग-अलग इलाकों तक जो हमारा कम्यूट करने का सिस्टम है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, रोड्स है, उनको पहुंचाया है। तो अभी तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि हमारे जितने पढ़े लिखे लोग बहुत सारे रहते होंगे, वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के बारे में भी नहीं जानते होंगे कि कितनी स्टेट्स हैं। और यदि वो जीके के तौर पे ये जानते हो कि अच्छा उसकी राजधानी ये है, उनको कोई फर्क मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम या इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। अगरतला कहाँ है और मेघालय कहाँ है या शिलोंग कहाँ पर है, इसकी जानकारी नहीं है। तो इस सरकार के रहते हुए पिछले 10 साल में, यदि मैं ऐसे बोलूंगा तो लोग कहेंगे केवल सरकार की तारीफ करें, लेकिन ये नहीं, एक ये एक हकीकत है। देखिए, जितनी बार प्रधानमंत्री कनेक्ट हुआ या है, वो हाँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझने लगे, नहीं तो हम बिल्कुल अभी तक तो मतलब नॉन इंडियन के तौर पर ही विकास भी देखते हुआ है। मैं खुद स्वयं हुआ। जाके देख चुका हूं। और जाते प्रधानमंत्री जितनी बार उत्तर पूर्व का दौरा कर चुके हैं, ये जितने प्रधानमंत्री अभी तक थे, उन्होंने उससे मिलकर उतनी बार नहीं दौरा किया है। नहीं, लेकिन फिर उसके बाद भी यदि हिंदुस्तान के लोग उसको नहीं समझ रहे, मैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए जियोपॉलिटिकल स्थिति से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। अपने दक्षिण पूर्व एशिया का एक तरह से देखा जाए तो वो गेटवे है। गेटवे है, तो हमारा इसलिए पूरा उन ट्रेड वहां से आएगा, हमारा संस्कृति का आदान प्रदान वहां से होगा। तो उत्तर पूर्व का तो एक बहुत बड़ी भूमिका है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जोड़ने में। म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, पूरा उस क्षेत्र पर जो हमारा एक मणिपुर प्रभाव क्षेत्र रहा है, को हमारे देख सांस्कृतिक प्रभाव का क्षेत्र रहा है, तो वो उत्तर पूर्व का रहा है। ये अरुणाचल को देख लें कि चाइना जिस तरह से उस पर बार-बार वो काबिज होने की कोशिश या देखिए, दावा उस कर बच्ची को चाइना में एयरपोर्ट में कितना हैरेस किया गया, हैरेस किया लेकिन गया। वो तो अड़ी रही इस बात को लेकर कि मैं भारत की हूं। आज भी जो है अरुणाचल प्रदेश एक प्रदेश है, मैं दूर दराज के गांव में गया हूं, वहां जो है बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर सब जो है हिंदी में बात करते हैं, मैं अरुणाचल पे पूरा है ना? एक प्रोग्राम किया बहुत साल पहले भी, तो वो पूरे लोग हिंदी बोलते हैं और मैंने ये कहा कि जी, भाई जो भाषा है वही बता रही है कि वो हिंदुस्तानी है। बिल्कुल। चाइना के इस दावे को खारिज करने के लिए उसकी उनकी भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। एक महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे गंभीर, आपने जिस दिन बात की, क्या मसला क्या? आपने एक बात कह दी डीएनए की, तो सरसंघ चालक साहब भी आजकल हमारे डीएनए सबका एक बताते हैं कि एक बात हो साहब, रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पिछली बार 26 जनवरी को जब भारत में आए थे, अब तो तो उन्होंने भी उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि मेरा डीएनए सीक्वेंसिंग कराया और मैं तो भारतीय मूल का हूं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो गंभीर बात है कि हिंदुस्तान में हम सब कुछ है, कहीं पर मराठी हैं, कहीं दक्षिण भारतीय हैं, कहीं बिहारी हैं, कहीं बंगाली हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन इंडियन नहीं है। ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि आपने इस पर काम भी बहुत किया, पढ़ाते भी आप सबको लोगों को हैं, दिशा भी आप दे रहे हैं। तो जब हम इंडियन क्यों नहीं है? बेसिक प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। हम पहले बाकी सब कुछ हैं, लेकिन अपने, अगर आप अमेरिका में जाके देखेंगे तो वहां भी जो है अलग से पंजाबी एसोसिएशन बना हुआ, मलयाली एसोसिएशन बना हुआ, आंध्र एसोसिएशन बना हुआ है, भोजपुरी एसोसिएशन तक बना हुआ है। सब बने हुए हैं। तो हम ये जो जो हमारी विविधता है, जो हमारी खूबसूरती है, वो विविधता के जगह डाइवर्सिटी को डिफरेंसेस में जो भेद पर ज्यादा जोर देने लग गए, भेद पे ज्यादा जोर और देते चाहे हैं। वो जातिगत हो या भाषाई हो। ये बड़ा दुखद है। हम, आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि वो एक कार्यक्रम में गए थे जहां किसी ने जो है आ, आ, स्वामी विवेकानंद को कायस्थ कुलश्रेष्ठ कहा, या जो भी कायस्थ हैं। तो हम अगर महापुरुषों को भी हम नहीं छोड़ते, किसी को ब्राह्मण बना देते हैं, किसी को तो वैसे ही आजकल वैश्य बना देते हैं, किसी को क्षत्रिय बना देते हैं। आज मैं तो अच्छा, अपने हमारे समाज में ऐसा नहीं रहा सदियों से। इस बात सदियों को से भी विजय जी आप मानिए। होगा किसी को भगवान कि श्री कृष्ण को आज बताया जा रहा है कि वो जो है यादव हैं और हाँ, वो हैं, लेकिन हमने तो कृष्ण के जो हम सबसे सुंदर गीत केरल में बनाए हैं वो ब्राह्मणों ने बनाए हैं।
है ना। कृष्ण को उनको कभी यादव के दृष्टि से, क्योंकि यादव उस वक्त ओबीसी थे नहीं। कृष्ण को यादव बताएं, राम को ठाकुर बताएं, राम राजपूत राम को ठाकुर बताएं, आप जरा सोचिए। को कायस्थ बताएं। तो, तो तो इसलिए ये बहुत ही देखिए, ये जो जो इंडिविजुअल, जो जिसको कहते हैं कि जो सब आइडेंटिटीज हैं, ये जैसे हम पढ़े लिखे हो रहे हैं, ये और उभर के आ रहे हैं, जो घातक है, जो चिंताजनक है। यानी कि या तो हमारी पढ़ाई, हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी या है, जिसके वजह से हम लोग ऐसे सोच रहे हैं। हम जाति या मजहब को जो है देश से ऊपर मानने लगे हैं, है ना। हमारा भारतीय जो आइडेंटिटी है उससे ऊपर मानने लगे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ, मैं अभी इजराइल का दौरा करके आया, सब कुछ है। इजराइल का दौरा करके आया, और उस इजराइल में पूरे दुनिया से लोग आए हैं। कोई जर्मनी से आया है, कोई इंडिया से आया है, मतलब उनका अपना वहां के यहूदी कोई नहीं है, सब अलग अलग मुल्कों से आए। कोई रूस से आया है, कोई ईरान से आया है। मैं अलग अलग मुल्कों, इराक से आए, बगदाद से आए हैं, बगदादी जूस भी मैंने देखे। लेकिन वो सब कहते हैं कि हम सब इजरायली हैं। नहीं, आपने एक जब सब आइडेंटिटी की बात कर दी, तो अभी तो पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, फिर से मैं पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स हमारे उसमें शामिल है, डीएनए की तरह से खून में शामिल है। कि अब सब नेशनलिज्म पर चुनाव होते हैं। तमिलनाडु है तो वो तमिल संस्कृति की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल है तो वहां पर गुजरातियों की पाबंदी है। भले ही आप कैंडिडेट अपना गुजराती बना दें, लेकिन दूसरा गुजराती नहीं आना चाहिए। को लेकर चुनाव लड़ा जाए या तमिल अस्मिता को चुनाव लड़ा जाए, और वो बड़ा सेंसिटिव इशू हो जाता है। नहीं, निश्चित ही ये देखिए, ये तो पॉलिटिशियंस को कम से कम कुछ विषयों पर एक ब्रॉड कंसेंसस तो होना ही चाहिए। लेकिन आज की जिस तरीके से राजनीति है, और जो रीजनल पार्टीज हैं, वो रीजनल पार्टीज से हमने ये उम्मीद किया था कि वो शायद रीजनल पार्टीज अपने रीजन के लोगों के जो आकांक्षाएं हैं, उनकी शिकायतें हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको लेकर वो काम करेंगी। लेकिन क्षेत्रीय दल क्षेत्र के आकांक्षाओं को एक राष्ट्रीय मंच देने के बजाय उस संकीर्ण संकुचित पहचान को उजागर कर कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये ज्यादा चिंता का विषय है। तो इसलिए कई बार ये भी सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में ऐसे क्षेत्रीय दलों को भी मान्यता मिलनी चाहिए क्या, या सिर्फ राष्ट्रीय दलों को ही मिलना चाहिए? इस पर भी विचार होना चाहिए कहीं ना कहीं आगे चलकर हमको, क्योंकि अगर क्षेत्रवाद बढ़ रहा है, और क्षेत्रवाद बढ़ रहा है उन प्रदेशों में, क्षेत्रवाद बढ़ रहा है जहां कभी क्षेत्रवाद का मतलब कुछ था ही नहीं, लेकिन वहां भी क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। तो ये क्या है कि अपने कमियों को ढकने के लिए बाहरी पर सारा दोष ठहराना, कि ये बाहरी है, इसके वजह से गड़बड़ हो रही है। हमारी कमी जो है, हम क्या कर रहे थे विकास के दृष्टि से, हम क्या कर रहे थे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, सड़कों को बेहतर बनाने के लिए, तो कहते कि ना 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 ना, ये सब ये जो बाहरी लोग आए हैं इनके वजह से हुआ है। अब ये रोग तो ट्रम्प वो दोष मरने के लिए एक आपको एक बलि का बकरा मिल गया, और उससे जो राजनीति, अच्छा बहुत बड़े अब जो रोजगार चाहते हैं उनको, उनके अंदर ये पैदा हो गई कि सचमुच हमारे रोजगार को तो इन्होंने छीन लिया। जबकि क्या वही है क्या हकीकत, सच्चाई क्या है? पंजाब में खेत में काम करने के लिए लोग नहीं है। अगर बिहार के लोग जाना बंद कर देंगे तो जो है पंजाब में जो है आपके कटाई का सीजन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कोई खेत में जो है काम नहीं होगा। पूरा ट्रांसपोर्ट की पूरी इंडस्ट्री, या बेंगलोर में ऐसे में 100 उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको, है ना। लेकिन उस बात को हम उनको ना, अपने आप को जो है क्या बताएं ऐसा। तो ये जो बाहरी वाला जो अदरिंग, इसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं जी। ये अदरिंग जो है, ये जिम्मेदार है उसके लिए, मैं नहीं हूं, ये जिम्मेदार है। इनके वजह से भाई वो अपना पुरुषार्थ से अपने देश के अंदर, अगर यहां भी अगर उससे सवाल पूछा जाएगा, बल्कि वो विषम परिस्थितियों में कर रहे हैं मेहनत। हाँ, अपना घर, अपना गांव, अपना देश, अपना प्रदेश छोड़ के कोई नहीं आना चाहता है। ऐसा वही कह रहा हूं ना कि वो विषम परिस्थितियां है ना। लेकिन क्यों, जब मुसीबत हुई, जब कोरोना जैसा एक तो सब महामारी आई,
तो सब अपने गांव वापस चले गए। उसका मतलब क्या है? वो अपने गांव में सबसे अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन कोई मजबूरी होगी जिस वजह से वो जाके करते हैं काम। वो आपका कुछ छीनने नहीं आए, वो अपना रोजी रोटी के लिए आए हैं। आप भी जाइए, आपको किसने रोका है? वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, केवल ऐसा नहीं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए सर, देखते हैं, इस पर बहुत अच्छा रहा, एक नए पक्ष पर और एक विस्तार से गंभीर चर्चा इस पर हुई है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। और एंजल चकमा का ये मकसद नहीं है, जो प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, कि उसको बरी किया जाए, जो अपराधी है उस सजा को कमजोर तरीके से ना देखा जाए, ये साफ है। कई लोग ये ना समझे उसको जस्टिफाई करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ना, बल्कि एंजल चकमा एक प्रतीक बनना चाहिए, प्रतीक बनना चाहिए, व्यापक चर्चा के लिए पूरे देश में कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हर हफ्ते हम कुछ ऐसे ही गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा कर सकें। आप वक्त जरूर निकालिएगा। थैंक यू वेरी मच।